हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज की ये क्लास है, इस क्लास में हम 8th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा था लेसन 2, उसी को आगे करेंगे, फर्दर करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। प्रीवियस क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में या फिर आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में, और इसके अलावा जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन के ऊपर क्लास दिखाई दे रही होगी, ये है आपका पार्ट 2। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, लेसन 2 है हमारा, रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप, भारत के मानचित्र का पुनर्निर्माण करना। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है, जिसका स्टैब्लिशमेंट है, वो 1526 में हुआ था। 1526 में इसका स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर जो है इसको फाउंडर कहा जाता है, यानी मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है बाबर को। उस समय दिल्ली सल्तनत के सबसे जो लास्ट रूलर थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है, उनको बैटल ऑफ पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हरा दिया जाता है, और जिसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और मुगल एम्पायर की नींव रखी जाती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके लॉस होने के बाद मुगल एम्पायर को क्या प्रॉफिट हुआ, तो इनको बहुत सारे मैचलॉक गन्स मिले, फील्ड आर्टिलरी मिली, इनकी सेना को काफी ज्यादा फायदा होता है। यानी ये जो वॉर थी, इसमें पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और मुगल एम्पायर जो है उसका राइज होता है। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर दैट वाज बाबर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बाबर और भारत। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाबरनामा किसकी है? बाबर की है बाबरनामा। ठीक है, इसका पूरा नाम है तुजूक ए बाबरी। ये ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें बाबर ने बताया है कि वो क्या कहते हैं, एक पोएट और एक संगीत और एक नेचर प्रेमी है, यानी प्रकृति प्रेमी है। इस तरीके से उसने अपने आप को जो है दिखाने की कोशिश की है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। इसके अलावा जो है, ये भी इससे पता, हमें जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उससे ये पता चलता है कि ये प्रकृति से, नेचर से कितना प्रेम करते थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे जो है मिलिट्री कैंपेन किए, और मिलिट्री कैंपेन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ज्यादातर नगरों को इन्होंने लूटा, उन नगरों से बहुत सारे रिसोर्सेज को लूटा, ताकि ये अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर सके। ठीक है, मध्य एशिया से लौटने के बाद ये दिल्ली में ही स्टेब्लिश हो जाते हैं और अपने शासन को पूरी तरीके से स्थापित करने का निर्णय ले लेते हैं, और यहीं पे स्टेबल हो जाते हैं और अपने एम्पायर की नींव रखते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं। इनके जो बेटे थे उनका नाम था हुमायूं। 1530 में बीमार रहने के कारण जो है हुमायूं की, अकबर की डेथ हो जाती है, सॉरी बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में, और बाबर की डेथ के बाद जो उनका बेटा होता है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है अपने पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है, क्योंकि ये लंबे समय तक जो है शासन को नहीं संभाल पाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इनका जो सामना होता है वो शेरशाह सूरी से होता है, जो सूर वंश के एक शासक होते हैं, जो जिनका इनके साथ विद्रोह होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, और कुछ समय के बाद जो है हुमायूं को तख्त से हटा दिया जाता है और सूर वंश की स्थापना होती है। लेकिन सूर डायनेस्टी के जो राजा, जो रूलर हैं, शेरशाह सूरी, ये ज्यादा समय तक जो है शासन को नहीं संभाल पाते। कुछ समय के बाद इनका दोबारा सामना होता है हुमायूं के साथ, और कुछ समय के बाद ही जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनका एम्पायर जो है वीक पड़ जाता है, और मुगल जो है दोबारा से सत्ता को हथिया लेते हैं। उसके बाद दोबारा से जो शेरशाह के बाद दोबारा से हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इनका अब टाइम पीरियड काफी शॉर्ट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ समय के बाद जो है, जो शेरमंडल की लाइब्रेरी है, पुराने किले में है शेरमंडल की लाइब्रेरी, वहां से पैर फिसलने के कारण हुमायूं की डेथ हो जाती है, और हुमायूं की डेथ हो जाने के बाद उनका जो बेटा है अकबर राजा बनता है। ठीक है, अकबर की बात करते हैं। इनका जन्म जो है अमरकोट में हुआ था, और एक राजपुताना घराने में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हुमायूं जो है वो गद्दी पर आसीन नहीं था, इस वजह से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1556 में जो अकबर है वो गद्दी पर बैठता है, महज 13 साल की उम्र में, बहुत छोटी सी एज में जो है वो गद्दी पर बैठता है। और उस टाइम पीरियड में भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे भारतीय महाद्वीप को, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुगल एम्पायर के अंडर में लाना जो है इसका बहुत बड़ा उद्देश्य था, बहुत बड़ा एम था। इसके लिए इसने कई सारी मिलिट्री कैंपेन किए, बहुत सारे क्षेत्रों को के ऊपर कब्जा किया और अपने अंतर्गत किया।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ की विजय। चित्तौड़गढ़ की विजय की बात करते हैं, ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा। वो विजय आपके इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। वहां अकबर ने 5 से 6 महीने तक जो है चित्तौड़गढ़ के का जो किला है उसके ऊपर घेरा डाल के रखा। उसके बाद जो वहां के राजपूत थे उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ते रहे और आखिर में वो हार जाते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, 30,000 के आसपास जो लोग हैं वो इसमें मारे जाते हैं। आखिरकार अकबर की जीत होती है और इसमें जो महिलाएं होती है, राजपूत महिलाएं होती है, वो अपनी गरिमा, अपनी आन बान शान को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को महफूज रखने के लिए जो है जोहर कर लेती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जोहर किसे कहते हैं। जोहर की बात करते हैं तो जब आक्रमण होता है या कोई विद्रोह होता है तो बहुत सारी राजपूत महिलाएं जो होती है अपने आप को एक साथ अग्निकुंड को सरेंडर कर देती है। जो अग्निकुंड होती है उसमें कूद कर अपना जीवन जो है अपना जीवन खत्म कर लेती है। इसको ही जोहर कहते हैं। समझ में आ गया। तो उस टाइम पीरियड में जब विद्रोह होता था तो महिलाएं जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है जोहर कर लेती थी। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आप देखोगे बहुत सारी महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा जो जोहर प्रथा है उसको अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के विस्तार की। तो माना जाता है कि अकबर के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। इसके अलावा बहुत सारे शासक हुए हैं, उनके टाइम पीरियड में भी हुआ है। अकबर के लिए स्पेशली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकबर के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज भी चलाई गई थी। अकबर के द्वारा जो मिलिट्री कैंपेन किया गया था इससे बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया गया था और अकबर ने जो पॉलिसीज अपनाई थी इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। इसका रीजन ये है कि अकबर जो है उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राजपूताना जो राज परिवार है उनके साथ जो है मैरिज रिलेशन, यानी जो वैवाहिक संबंध है उसको बढ़ावा दिया, वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। उसकी वजह से जो है उनका साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तृत हो जाता है, साम्राज्य का काफी विस्तार हो जाता है। इसके अलावा अकबर के द्वारा एक पॉलिसी अपनाई गई थी, इसको कहते हैं सुलह कुल की नीति, यानी यूनिवर्सल पीस, यानी विश्व शांति। और इसमें जो अकबर है इन्होंने सभी धर्म के लोगों को जो है बराबरी का अधिकार दिया, सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया। इसके अलावा इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उच्च पदों पर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उच्च पदों पे हिंदुओं को, राजपूतों को अपॉइंट किया। ठीक है। इसके अलावा इनके शासनकाल, इनका जो पूरा टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो 50 साल का था ऑलमोस्ट, 1556 से लेकर के 1605 तक, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग के जो 35 साल से 35 ईयर स्टार्टिंग के थे उसमें अपने साम्राज्य का पूरी तरीके से विस्तार किया, एक्सपेंशन किया अपने साम्राज्य का, अपने एम्पायर का। इसके लिए उन्होंने राजपूत पॉलिसी अपनाई जिसमें उन्होंने उन लोगों के साथ जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों ने जिन्होंने इनकी सॉवरेनिटी को, अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया। इसके साथ साथ जो है इन्होंने लास्ट जो 15 ईयर्स इनके शासन के या रूल के बचे थे उस टाइम पीरियड में इन्होंने सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में भी अभियान चलाए ताकि उन क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला करके अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा सके, कर सके। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर का इंटरेस्ट इन नॉलेज, यानी अकबर की ज्ञान में रुचि। अकबर जो है उसे पर्शियन और भारत के जो ग्रंथ थी, भारत की जो बुक्स थी उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में बुलाया और उनको जो रिलीजियस लेवल पे उनके डिस्कशन करवाता था, उनको बड़े ध्यान से सुनता था। इसके अलावा बहुत सारी जो संस्कृत की किताबें हैं उनका फारसी में अनुवाद कराया। जैसे महाभारत है, महाभारत का नाम है रज्मनामा फारसी में, रामायण, भगवत गीता, पंचतंत्र की कहानियां, इन सब का फारसी में यानी पर्शियन लैंग्वेज में जो है इसने अनुवाद करवाया, ट्रांसलेशन करवाया, क्योंकि इसे लिटरेचर में, स्पेशली इंडियन लिटरेचर में इसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला, स्थापत्य कला की। तो अकबर और अकबर का जो बेटा था जहांगीर, इन दोनों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। और कहा जाता है कि इनका जो पोता था शाहजहां, यानी जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, उसका जो टाइम पीरियड था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहलाता है। गोल्डन एज क्यों कहलाता है? क्योंकि उनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो शाहजहां है उन्होंने एक शहर को भी, एक नगर का भी निर्माण किया था जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। शाहजहां ने शाहजहानाबाद यानी बिल्ड करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल, 7 अजूबे में से एक माना जाता है, इसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मुगल टाइम पीरियड में जो पेंटिंग है यानी चित्रकला है, कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वास्तुकला, इन सब का। इसके अलावा इंडियन जो म्यूजिक है,
इन सब का बड़े लेवल पर काफी ज्यादा हमें विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा मिनिएचर की बात करते हैं, यानी लघु चित्रकला का भी विकास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम जहांगीर की बात करते हैं, तो जो जहांगीर है ये अकबर के बेटे होते हैं, और अकबर के बाद जो है ये मुगल शासक या मुगल सम्राट बनते हैं। अगर जहांगीर की बात करते हैं तो इनका कला और चित्रकला यानी आर्ट एंड जो पेंटिंग है इनमें काफी ज्यादा, और आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इनके टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है उसको एक्सपेंशन की जो कोशिश थी वो जारी रही। इनके टाइम पीरियड में जो स्पेशली जो पेंटिंग है उसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडियन म्यूजिक हो गया, मिनिएचर हो गया, और इसके अलावा अन्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, इन सब चीजों का हमें डेवलपमेंट जहांगीर के टाइम में देखने को मिलता है। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां की बात करते हैं जो जहांगीर के ही बेटे होते हैं, ठीक है। शाहजहां जहांगीर के बेटे होते हैं। इनके टाइम पीरियड में आप देखोगे कि शाहजहानाबाद एक शहर का ये निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा ताजमहल बनवाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे किले, बहुत सारे प्लेसेस, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया। और मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये गोल्डन एज या फिर मुगल स्थापत्य कला का ये स्वर्ण युग माना जाता है। किसका काल, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। शाहजहां का टाइम पीरियड मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एज या स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी जो आर्किटेक्चर्स है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब जो है शाहजहां के बाद जो है राजा बनते हैं। इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन में अपने बहुत सारे भाइयों को पराजित करके गद्दी हासिल करी थी, सत्ता हासिल करी थी और राजा बने थे। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था 1658 में। उसके बाद औरंगजेब अपने भाइयों को डिफीट करके गद्दी हासिल करते हैं और गद्दी पर आलमगीर की टाइटल लेकर के, आलमगीर की उपाधि लेकर के ये जो है गद्दी पर बैठते हैं और 49 ईयर तक यानी 49 ईयर्स तक जो है ये शासन करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी रूलर के टाइम पीरियड में हुआ है तो वो है आपका औरंगजेब। ठीक है। इन्होंने अपने जो शासन था उस शासन का अपना जो रूलिंग टाइम पीरियड था उसके लास्ट के जो 25 ईयर्स थे वो साउथ इंडिया को जीतने में, साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन करने में लगा दिया ताकि वो साउथ इंडिया वाले क्षेत्र को जीत करके अपने जो साम्राज्य है उसका एक्सपेंशन कर सके। क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की पॉलिसी के बारे में। औरंगजेब की जो नीतियां है उसमें यह माना जाता है कि पर्सनली जो औरंगजेब था वो अपना जीवन काफी सादा तरीके से, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, वेल डिसिप्लिन के फॉर्म में अपने जीवन को जीता था। उसने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज को डिस्करेज किया, बैन कर दिया, क्योंकि वो उसे उचित नहीं मानता था। ये इस्लामिक तरीके से जो है शासन को रूल करना ज्यादा बेटर मानता था। इसके अलावा इसकी जो पॉलिसीज थी इससे जो है समाज के बहुत सारे ग्रुप जो है वो असंतोष थे, खुश नहीं थे। इसके अलावा इसने धार्मिक लेवल पे या फिर रिलीजियस लेवल पे जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो किया था। हम बात करते हैं इसकी डेथ की। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल जो साम्राज्य है या मुगल एम्पायर है धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि उसके बाद जितने भी राजा हुए वो सभी राजा जो है वो पद के योग्य नहीं थे। सभी ने अपना लाइफ जो है कंफर्ट जोन में बिताया और किसी ने भी शासन का विस्तार करने में मदद नहीं करी या फिर कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और फाइनली एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि मुगल साम्राज्य डिक्लाइन कर जाता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मुगलों का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ मुगल्स। अगर हम बात करते हैं मुगलों के विरोध के बारे में तो 17वीं शताब्दी में जो आज के टाइम पे 17th सेंचुरी में जो आज के टाइम पीरियड में आपके हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है या राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे किसान विद्रोह हुए, पेजेंट्स रिवोल्ट हुए। इन पेजेंट्स रिवोल्ट में ज्यादातर जो जाट है, सतनामी है, इन लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया था, क्योंकि ये मुगल्स की पॉलिसी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ये मुगल्स का जो कंक्वायर्ड करने का या मिलिट्री कैंपेन जो करते थे उनसे ये बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए उनके विरोध में जाकर के इन्होंने काफी सारा विद्रोह किया। इसके अलावा भील, गोंड, कोली, इसके बहुत सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी है जिसमें भील, गोंड, कोली और इसके अलावा अदर जनजातीय समूह जिन्होंने मुगल शासन का बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया। उन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में छिप कर गोरिल्ला वॉर टेक्निक का यूज करके, जिसे हिंदी में छापा मार टेक्निक कहते हैं, उसका यूज करके लगातार मुगलों को जो है नाको तले चने चबवा दिए, ये कह सकते हो आप। और जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसको लंबे समय तक जारी रखा
ताकि जो है वो इन लोगों से एक्सप्लॉइट ना हो सके और अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रख सके या अपने जनजातीय कबीले को स्वतंत्र रख सके। अब हम बात करते हैं राजपूत का उदय, राजपूत, राइज ऑफ राजपूत। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो राजपूत है वो आज के समय में या फिर उस टाइम पीरियड में उत्तर पश्चिम भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका बेसिकली राइज होता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती राज्यों से यहाँ पर बहुत सारे योद्धा वर्ग के लोग थे जिनको राजपूत कहा जाता है। राजपूत नाम से पता चल रहा है आपको, इस वर्ड का मतलब क्या है, राजा का पुत्र यानी सन ऑफ किंग। इन्होंने बहुत सारे विदेशी आक्रमणों का विरोध किया, बहुत सारे फॉरेन इन्वेड जो हुए उनका काफी विरोध किया बड़े लेवल पर। राजपूत ने अपने राज्यों का पुनर्गठन किया, दोबारा से रीफॉर्मेशन किया। मेवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ की बात करते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत राज्य थे जिन्होंने अपने आप को पुनर्गठित या रिफॉर्म किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की बहुत सारी लोक परंपराएं, लोक गीत फेमस है जिनसे हमें जो है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी, प्रसिद्ध जो राजपूत रूलर्स रहे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे राणा सांगा के बारे में बात करते हैं कि राणा सांगा के कई राजपूत वंश को राणा सांगा ने एकजुट किया और दिल्ली के सुल्तान, इसके अलावा जो मुगल सम्राट है, इन दोनों के खिलाफ लंबे समय तक इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और इन्होंने उनकी सोवरेनिटी को, उनकी अधीनता को स्वीकार करने से अंत समय तक जो है मना कर दिया। साथ ही साथ खानवा के युद्ध में फिर ये बाबर से पराजित हो जाते हैं, बाबर से हार जाते हैं। ठीक है, मैं राणा सांगा की बात कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजपूत रूलर में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो जो महाराणा प्रताप है ये जो है स्वतंत्र या इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये लंबे समय तक जो है, काफी लंबे समय तक इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया मेवाड़ को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और इसके बाद जो 1576 में 1576 में, याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप होते हैं वहीं दूसरी तरफ अकबर की सेना होती है। और इस वॉर में जो है महाराणा प्रताप जो है जो मुगलों से हार जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक हारने के बाद भी लड़ाई जारी रहती है। अरावली के पर्वतों में छिप करके पहाड़ों पर रहकर ये संघर्ष जारी रखते हैं लंबे समय तक। उन्होंने जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे जगह ऐसी है जहां पर उनके द्वारा जो है दोबारा से अधिकार स्थापित कर लिया गया था। महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा ब्रेव थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से मना किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। अगर हम बात करते हैं जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, उनकी विरासत को दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने लंबे समय तक अपने कन्फ्लिक्शन को, अपने संघर्ष को और अपने टकराव को जारी रखा ताकि वो अपने राज्य को, अपने स्टेट को स्वतंत्र करा सके। और इस तरह से इनकी वीरता की जो गाथाएं हैं लोक परंपराओं में, लोक गाथाओं में आपको आज भी सुनने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगलों के अधीन राजपूत। यानी बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता को, सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। और एक्सेप्ट करने का एक रीजन था वैवाहिक संबंध। यानी बहुत सारे जो राजपूत थे उनके साथ जो है मैरिज अलायंस यानी बहुत बड़े लेवल पर मैरिज अलायंस या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए गए थे। और जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद बहुत सारे राजपूतों ने इनकी सोवरेनिटी को, इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। जैसे कछवाहा राजपूत के शासक थे, उन्होंने अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उनकी जो पुत्री थी, बेटी थी हरखा बाई, उनके साथ अकबर की शादी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राजपूत हुए हैं जिन्होंने इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और लंबे समय तक इनके साथ संघर्ष जारी रखा। ठीक है, अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत सारे राजपूत स्टेट है, इन्होंने इनका बढ़ चढ़कर विद्रोह किया। मारवाड़ के राठौर ने जोधपुर की स्वतंत्रता के लिए, जोधपुर को स्वतंत्र कराने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, लंबे समय तक जो है कन्फ्लिक्ट किया ताकि वो जोधपुर को जो है स्वतंत्र करा सके। इसके अलावा जो है जो बचा हुआ क्षेत्र था राजस्थान का, उनके ऊपर मुगलों ने अपनी सत्ता के प्रभाव को काफी हद तक सीमित रखा। जिन क्षेत्रों पर उनके लोगों ने, राजपूतों ने सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, उन क्षेत्रों को अपने अधीन किया। जिन क्षेत्रों पे सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया राजपूतों के द्वारा, वहां पे लंबे समय तक ये संघर्ष जारी रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह की। तो सबसे पहले इसमें बात आती है अहोम की। अहोम की बात करते हैं तो 13वीं सेंचुरी में ये आज के टाइम पीरियड में जो म्यांमार और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है उन घाटी में ये लोग रहते थे वहां पे, और उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगलों, उन क्षेत्रों में ये लोग रहते थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों का लंबे समय तक काफी ज्यादा विरोध किया। और विरोध करने का रीजन ये था कि वो इन दोनों साम्राज्य की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। क्लियर हो गया अहोम के बारे में।
कि म्यांमार से लेकर के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ये फैले हुए थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों की सत्ता को एक्सेप्ट करने से, उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और लंबे समय तक जो है इन्होंने इसका संघर्ष किया था। इनकी इनकी जो प्रशासन प्रणाली थी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें एक सिस्टम होता था दैट इज कॉल्ड पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें काम करने के बदले में ये टैक्स पे नहीं करते थे। मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में जो, मतलब इन्होंने अपने जो भी प्रोडक्टिविटी की, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी की, उसके बदले में साम्राज्य को टैक्स देना पड़ता है या अपने कबीले को टैक्स देना पड़ता है। तो वहां पे टैक्स नहीं देते थे, बल्कि अपने जो कबीले हैं, अपने जो जनजातीय समूह हैं, वहां पर एक ये क्या करते थे, अपने राज्य की सेवा करते थे। अपने राज्य की सेवा को जो टैक्स के फॉर्म में सैनिक सेवा करना, राज्य की सेवा करना अहोमों का मुख्य काम था। इसे ही पाइक सिस्टम कहा जाता है या पाइक प्रणाली कही जाती है। ठीक है। इसके अलावा अहोम ने बड़े लेवल पे जो एग्रीकल्चर है इसको काफी प्रमोट किया। इसके अलावा जो है इन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को काफी ज्यादा एनकरेज किया, लोकल लेवल पे प्रोत्साहित किया। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने असमिया भाषा, जो असमीज लैंग्वेज है और जो वहाँ का ट्रेडिशन है, उसका डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अहोम बेसिकली जनजातीय कबीले के लोग थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया। इनके यहाँ पाइक सिस्टम था, यानी ये लोग जो है अपने राज्य को टैक्स के फॉर्म में सेवा देते थे, यानी राज्य की सेवा करते थे। और इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, अपने ट्रेडिशन, अपने धर्म और अपने रिलीजन को प्रमोट किया और अपने ट्रेडिशन को लंबे समय तक सिक्योर रखा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध यानी बैटल ऑफ सराय घाट 17वीं सेंचुरी में होने वाला एक बहुत फेमस वॉर है, जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में होता है। अहोम की जो राजधानी है गढ़गांव पर जब जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में अहोम की राजधानी है जो गढ़गांव, उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया जाता है। इसके मतलब जो मिलिट्री कैंपेन चलाई जाती है, सेना भेजी जाती है औरंगजेब के द्वारा, और इसके विरोध में जो अहोम है वो जंगलों में, पहाड़ी में, नदी में छिप कर गुरिल्ला टेक्निक का यूज करके, जिस छापामार युद्ध तकनीक कहते हैं, इसका यूज करके जो है इस वॉर में जो है बराबरी की टक्कर लेते हैं। किसके साथ? जो मुगल सेना है उसके साथ। 1671 में सराय घाट के युद्ध में जो अहोम सेनापति, उस टाइम याद रखेगा कि 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था और उसमें अहोम की तरफ से जो मिलिट्री कमांडर थे उनका नाम था बरफुकन। इन्होंने मुगल सेना को हरा दिया था। हराने के बाद जो है अहोम ने अपनी जो इंडिपेंडेंसी है उसको, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में ये जो है क्या हुए थे, सक्सेस हुए थे, प्रिजर्व कर पाए थे अपनी इंडिपेंडेंसी को। याद रखिएगा सराय घाट का युद्ध 17वीं सेंचुरी का ऐसा युद्ध है जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुआ था। औरंगजेब ने अपनी सेना को जो अहोम की राजधानी है गढ़गांव, वहां भेजा था, लेकिन वहां के जो लोग हैं और वहां का जो मिलिट्री कमांडर है बरफुकन, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उनका जो है सामना किया था, जिसके बाद जो है मुगल जो सेना है वो हार जाती है, डिफीट कर जाती है और ये अपनी जो इंडिपेंडेंसी है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसको प्रिजर्व करने में, उसको सेव करने में सफल हो जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिखों का उदय यानी राइज ऑफ सिख्स। सिख की बात करते हैं 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जो है वो समानता, इक्वालिटी, इसके अलावा समानता, गुरु नानक देव याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिख संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं गुरु नानक देव। इन्होंने इक्वालिटी का, कंपैशन और ब्रदरहुड का जो है लोगों को मैसेज दिया था, यानी समानता, करुणा, ईश्वर की एकता, इन सब चीजों का संदेश दिया था, जिसे ओंकार कहते हैं, एक ओंकार कहते हैं, यानी एक ईश्वर, ईश्वर की एकता के ऊपर बात की थी इन्होंने। इनके जो सपोर्टर्स है उनको सिख कहा जाता है, जिन्होंने गुरु नानक की इस मैसेज को, उनके जो बातें उनको माना, उन लोगों को ही सिख कहा जाता है। सिख धर्म जो है, अगर बात करते हैं, स्टार्टिंग में एक आध्यात्मिक आंदोलन था, यानी स्पिरिचुअल मूवमेंट था, लेकिन आगे जाकर के इसने पॉलिटिकल फॉर्म ले लेते हैं, बाद में जाकर के ये पॉलिटिकल फॉर्म ले लेते हैं जब मुगलों के द्वारा इनका कन्फ्लिक्शन होता है उसके बाद। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिखों के गुरुओं की, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है उनमें से एक है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो इन्होंने जो पवित्र ग्रंथ है, जो बहुत ज्यादा पायस बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, एक होली स्क्रिप्चर बुक है, इस बुक को जो संकलित करने का काम, इसको कंपाइल करने का काम गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। इसमें उन्होंने जितने भी सिख की शहादत हुई है उनकी हिस्ट्री दी गई है। इसमें सिखों ने किस तरह अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित एक स्क्रिप्चर, एक जो है होली बुक है, जिसमें जो है गुरु तेग बहादुर की वाणी भी शामिल है। गुरु तेग बहादुर भी जो है एक बहुत बड़े गुरु में से एक थे।
उनकी बहुत सारी वाणियां दी गई है। इसमें ईश्वर के बारे में, सत्य बोलना, करुणा का भाव दिखाना, विनम्रता के साथ रहना यानी सेल्फ कंट्रोल, इसके अलावा ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, इन सब चीजों के बारे में हमें मैसेज या इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है गुरु ग्रंथ साहिब से। इसलिए ये बुक जो है एक धार्मिक या फिर एक जो है होली स्क्रिप्चर है, जिससे हमें बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया संदेश मिलता है। फिर नेक्स्ट हम गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं। तो 1675 में जो कश्मीरी पंडित का एक समूह को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने में उनकी रक्षा करी थी, और उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद कर लीजिएगा। 1675 में इन 1675 a group of कश्मीरी पंडित sought गुरु तेग बहादुर हेल्प अगेंस्ट रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, यानी 1675 में कश्मीरी पंडित की इन्होंने धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ जो है रक्षा की थी, उनकी मदद की थी। गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं, इन्होंने धार्मिक लेवल पे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है संघर्ष किया था, अपना बलिदान देना भी स्वीकार कर लिया था। इन्होंने किसी अदर रिलीजन को स्वीकार करने से या इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था, और पूरी तरीके से औरंगजेब की जो आदेश है, औरंगजेब की बातों को इन्होंने नहीं माना था। इसके बाद जो है सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली जो है इनका सर कलम कर दिया गया था चांदनी चौक में, ठीक है। इसलिए उनकी शहादत को जो माना जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए और जो साहस के लिए उन्होंने ऐसा साहस दिखाते हुए ऐसा किया, तो इनकी जो शहादत है, इनकी जो सेक्रीफाइस है, उसको जो है एक साहस के प्रतीक के रूप में या एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद साहिब सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, और 10वें गुरु होने के साथ साथ ये लास्ट गुरु या अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना न्याय, समानता और धर्म की रक्षा करने के लिए की जाती है, क्योंकि खालसा पंथ जो है वो धर्म, न्याय, समानता, इन सब चीजों का सिंबल या प्रतीक माना जाता है, ठीक है। उन्होंने सिखों के साहसी और अनुशासित योद्धा बनने की प्रेरणा, मतलब उन्होंने जितने भी सिख यानी जिनके सपोर्टर्स हैं उनको इंस्पायर किया कि आप बहादुर बनो, आप जो है अनुशासन में रहो और अपने देश के, अपने धर्म की रक्षा करो, ठीक है। और ये खालसा पंथ है, इन्होंने मुगलों की सेना के विरुद्ध कई सारे युद्ध लड़े, उनके साथ लगातार संघर्ष किया। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अब पेपर में आ सकता है कि गुरु गोविंद साहिब के द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई और कब की गई। तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में, और खालसा पंथ वो पंथ था जिसने लोगों के बीच में सहिष्णुता, धार्मिक एकता, इन सब धार्मिक एकता के अलावा एक डिसिप्लिन योद्धा कैसे बने, इन सब चीजों के लिए जो सिख संप्रदाय के सपोर्टर्स है, अनुयायी है, उनको इंस्पायर किया था। फिर से सिख शक्ति का उदय, सिख शक्ति का उदय यानी राइज ऑफ सिख पावर की अगर हम बात करते हैं, तो जो मुगल एम्पायर है उनके साथ इनका कन्फ्लिक्शन लंबे समय तक था। पंजाब में इनका राइज हुआ था। सिखों ने अपने आप को जो है छोटे छोटे मिसलों में, मिसल का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का लोग ना अपने आप को ग्रुप में संगठित करते थे, ग्रुप में अपने आप को फॉर्म करते थे, उस ग्रुप को कहा जाता था मिसल। 18th सेंचुरी में के लास्ट में जो है महाराणा रंजीत सिंह की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा रंजीत सिंह 18th सेंचुरी के लास्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन लोगों ने काफी सारे जो मिस्र के लोगों को एकजुट किया था, और अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है, अपनी जो कूटनीति है उसके द्वारा जो है, और अपनी जो इकोनॉमिकल लेवल पर अपनी जो पावर है उसके बेसिस पे इन्होंने लगातार कन्फ्लिक्शन किया, लगातार संघर्ष जारी रखा। और जो नॉर्थ उत्तर पश्चिम वाला राज्य है भारत के अधिकांश क्षेत्रों, मुख्य रूप से जो कश्मीर तक फैला हुआ है, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर जो है अपनी जो पावर है उसको स्थापित करने की कोशिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए कि महाराणा रंजीत सिंह जो है इन्होंने बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को यूनाइट करने का काम किया था। इन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल से, अपने डिप्लोमेसी टेक्निक से, अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ से एक पावरफुल किंगडम यानी एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, और अपना जो एम्पायर है उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया और कश्मीर तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रशासन, अर्थव्यवस्था और जनजीवन के बारे में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिकल लेवल पर इकोनॉमी कैसी थी, और लाइफस्टाइल लोगों का कैसा था। सबसे पहले अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत में जो शासन था यानी सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि शासन पूरी तरीके से राजा के हाथ में था, यानी केंद्रीकृत सत्ता थी। केंद्रीकृत सत्ता का मतलब है कि सारी पावर जो है राजा के हाथ में है, और राजा का मुख्य काम क्या था, राजा और राजा के जो अधिकारी थे उसका मुख्य काम था साम्राज्य की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन द एम्पायर फ्रॉम इन्वेंशन, यानी बाहर से कोई भी अटैक हो उससे
साम्राज्य की रक्षा करना, कलेक्ट टैक्स यानी कर इकट्ठा करना, इसके अलावा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा जो सल्तनत होते थे, सल्तनत के जो सुल्तान होते थे वो मिनिस्टर्स को असिस्ट करते थे, मंत्रियों को असिस्ट करते थे, और उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता था जो उस डिपार्टमेंट की देख रेख करता था। इस समय इक्ता सिस्टम यानी इक्ता प्रथा जो है काफी फेमस थी, जो प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, इक्ता प्रणाली। और इक्ता प्रणाली का जो देख रेख करने वाला होता था उसे इक्तेदार कहते थे। इक्तेदार के पास अपना एक क्षेत्र होता था जहां से वो टैक्स वसूलता था और टैक्स वसूलने का काम करता था। और टैक्स वसूलने के बाद जो है इसका एक पार्ट अपने पास रखता था ताकि उसके पास जो स्थानीय सेना है, लोकल लेवल पे जिसकी आर्मी है, वो उसकी देखरेख कर सके, उस पर खर्च कर सके, और जो बाकी पैसा होता था, शेष धन होता था, वो शाही खजाने में जमा करवाना पड़ता था। और इस तरह से जो इक्ता है, जो इक्ता सिस्टम है, इक्ता का मतलब ही होता है जमीन का टुकड़ा जो इक्तेदार को दिया जाता था। इक्तेदार से टैक्स वसूलता था, उसे एक पर्टिकुलर पार्ट अपने पास रखता था अपनी सेना की रखरखाव करने के लिए और अपने खर्च को पूरा करने के लिए, और बाकी चीजें जो है, बाकी जो पैसा होता था, बाकी जो टैक्स होता था, वो किसको देता था? शाही खजाने में जमा करवाना पड़ता था। अगर मुगल प्रशासन की बात करते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अकबर के टाइम पीरियड में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका पुनर्गठन किया गया, रिफॉर्मेशन किया गया। इसमें अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट्स होते थे। दीवान की बात करते हैं, दीवान जो है वित्त विभाग का प्रमुख होता था। कहने का मतलब है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता था दैट उसको दीवान कहा जाता था। मीर बख्शी की बात करते हैं तो जो आर्मी होती थी यानी जो सेना होती थी उसका प्रमुख अधिकारी जो होता था, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता था, उसको मीर बख्शी कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम ही है, मीर बख्शी कहते थे। इसके अलावा खाने सामा, तो खाने सामा की बात करते हैं तो जो शाही घराने थे वहां पर जो व्यापार हो रहा है यानी जो ट्रेड हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम हो रहा है, इन सब की देख रेख करने का काम खाने सामा का होता था। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम ही रहेंगे ये आपके। इसके अलावा सदर होते थे। सदर जो होते थे धार्मिक, जो रिलीजियस लेवल पे जो मैटर्स होते थे उस मैटर को सॉल्व करने का जो काम होता था सूबों में जाकर के, प्रोविंस में जाकर के, वो सदर करते थे। इसके अलावा सूबे जो होते थे वो सूबे की बात करते हैं या प्रोविंस की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी यूनिट्स में बटे होते थे और हर एक यूनिट का अपना एक गवर्नर होता था जो उस सूबे की देखरेख करता था, जिसको सूबेदार कहा जाता था। इस तरीके से चेक एंड बैलेंस को बनाए रखा जाता था। पूरे एम्पायर में, पूरे साम्राज्य में, प्रोविंस में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मनसबदारी प्रणाली। इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम कहेंगे, मनसबदारी प्रणाली यानी मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब ही होता था रैंक, और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को। मनसबदारी प्रणाली की बात करते हैं, इसमें पद यानी रैंक दिया जाता था। किसको दिया जाता था? रैंक, यानी रैंक के अकॉर्डिंग जो है रैंक प्रोवाइड किया जाता था दरबार में लोगों, ऑफिशियल्स को, और इसके अकॉर्डिंग जो है जितनी उनकी रैंक होती थी, जितना उनका मनसब होता था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने पास घोड़े, हाथी और सैनिक यानी जो आर्मी है वो रख सकते थे। मनसबदारों को जो सैनिक रखे जाते, सैन्य अपने पास जो सेना या आर्मी रखनी पड़ती थी उनकी वो देख रेख करते थे, लेकिन वो अपनी अलग से कोई आर्मी नहीं बना सकते थे। उनको राजा के अधीन या राजा की सॉवरेनिटी में ही काम करना पड़ता था। राजा की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को एक्सेप्ट करना पड़ता था और उनके अधीन रहकर, उनके अंडर रहकर ही काम करना पड़ता था। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, अगर हम मिलिट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसकी जांच जो है पर्टिकुलर नियमित वे में जांच होती थी। मनसबदारों को सैलरी के फॉर्म में जागीरें दी जाती थी, यानी लैंड दिया जाता था, जमीन दी जाती थी। इसलिए एक मनसबदार जो है वो जागीरदार भी कहलाता था कि एक मनसबदार है वो एक जागीरदार भी होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है कि मनसबदार जागीरदार भी कहलाते थे। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं राज व्यवस्था की, रेवेन्यू सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं तो अकबर के टाइम पीरियड में टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्री है फाइनेंशियल। अब इस टाइम पीरियड में एक मिनिस्टर थे टोडरमल। टोडरमल की बात करते हैं तो रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने का, रेवेन्यू सिस्टम की देखरेख करने का पूरा काम जो है राजा टोडरमल के द्वारा किया जाता था। फसलों जो भी क्रॉप है उसका किस तरीके, उसका पूरा सावधानी से आकलन किया जाता था, एस्टिमेट लगाया जाता था। एवरेज कितना प्रोडक्शन होगा इसके आधार पर जो है अनुमान लगाया जाता था, और अनुमान लगा करके उसके अलावा जो लैंड होती है उस लैंड का सर्वे किया जाता था, सर्वेक्षण किया जाता था, जिससे राज्य की जो है वो आय बढ़े और प्रशासन मजबूत हो। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं।
रेवेन्यू सिस्टम राजा टोडरमल जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था मुगल एम्पायर में, स्पेशली अकबर के टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। क्रॉप प्रोडक्शन को केयरफुली मेजर करते थे, रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था अकॉर्डिंग टू एवरेज यील्ड, यानी जितना भी फसल का उत्पादन होगा उसके बेसिस पे, औसतन बेसिस पे, और लैंड को प्रॉपर्ली उसका सर्वे किया जाता था कि उस पर अनुमान लगाया जाता था कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे जो स्टेट है उसकी इनकम बनी रहे और जो शासन व्यवस्था है उसको मजबूती मिले। ठीक है, अब हम लाइफ ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं, यानी लोगों का जीवन कैसा था। 13 से लेकर के 17 सेंचुरी तक हम बात करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर है वो लोगों का बैकबोन था इकोनॉमी का। कहने का मतलब है कि जो इस कृषि व्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि मुख्य व्यवसाय था आपका कृषि या एग्रीकल्चर। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेड नेटवर्क्स, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी आल्सो कंटिन्यूड, यानी यहाँ इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री थी, ट्रेड्स होते थे, और टेम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ज्यादातर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो टेम्पल के इर्द गिर्द होती थी। सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज थी। इसके अलावा सोसाइटी में फैमिली कास्ट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन था, स्थानीय जो लोग थे वो अलग अलग काम में लगे हुए थे। सड़कें, ब्रिजेस, वेल और नई नई नगरों का डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पीरियड में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन हमें देखने को मिलते हैं बड़े लेवल पर इकोनॉमी में। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जनजीवन के बारे में बात करते हैं तो 13 से लेकर के 17 सेंचुरी तक कृषि जो है मुख्य अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है। इसमें इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे लेवल के उद्योग, व्यापारिक नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। मंदिर, जो टेम्पल है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का केंद्र भी थी कई जगह, इसलिए मंदिर की अर्थव्यवस्था का भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। समाज में परिवार, जाति, अलग अलग व्यवसाय में मतलब अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जो सड़कें बनी हुई थी, पुल बने हुए थे, कई जगह कुएं खुदे हुए थे, नई नई नगरों का भी आविष्कार हुआ। इसी टाइम पीरियड में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का भी बड़े लेवल पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इस टाइम पीरियड में जो है मुख्य व्यवसाय, या फिर इस टाइम पीरियड में लोगों का क्या था, इस टाइम पीरियड में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। क्लियर हो गया? जो फार्मर्स होते थे, यानी जो कृषक होते थे, वो जो भी खेती करते थे उसका 1/3 1/3 पार्ट जो है वो टैक्स के फॉर्म में देते थे। सिंचाई का विस्तार करके इस टाइम पीरियड में साम्राज्य के द्वारा सिंचाई का विस्तार किया गया, यानी इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। इससे जो है उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खाद्य फसलों की बात करते हैं तो इसमें धान, गेहूं, जौ, दालें यानी पैडी, व्हीट, इसके अलावा बार्ले और पल्सेस, इसके अलावा शुगर केन, मोटे अनाज, ये सारी चीजें हैं, बड़े लेवल पर इनकी खेती हो रही थी। इसके अलावा हम कैश क्रॉप की बात करते हैं तो कपास की खेती बड़े लेवल पर, फसलों का बड़े लेवल पर होती है। इससे जो है प्रोडक्शन भी काफी हद तक बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन कई बार किसानों को जो है अकाल का सामना करना पड़ता था, भयंकर अकाल का सामना करना पड़ता था, और इससे राहत पाने के लिए ये पूरी तरीके से किस पे निर्भर होते थे? स्टेट के ऊपर निर्भर होते थे। यानी फार्मर जो है कई बार जो है फेमाइन का, यानी जो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, इसका सामना करना पड़ता था, और इससे रिलीफ पाने के लिए पूरी तरीके से रूलर्स पे या स्टेट के ऊपर निर्भर थे। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है व्यापार एवं हुंडी। यानी इस टाइम पीरियड में हुंडी सिस्टम भी काफी फेमस था। साथ ही साथ ट्रेड में हुंडी सिस्टम का यूज किया जाता था। भारत के अगर व्यापार नेटवर्क की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंड था उस टाइम पीरियड में। कालीकट हो गया आपका, मंगलूर, सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, ये सारे पोर्ट थे जहां से दूसरे देशों के साथ बड़े लेवल पे ट्रेड किया जाता था। और ट्रेड करने में घोड़े, खजूर और जितनी भी कंफर्ट जोन की वस्तुएं होती, विलासिता की वस्तुएं होती, इनका बड़े लेवल पर ट्रेड किया जा रहा था। इस टाइम पीरियड में नगद पैसा ना लेकर के हुंडी बनवाई जाती थी। हुंडी क्या होता है? एक मर्चेंट जो होता है, हुंडी का मतलब जब वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े देशों क्षेत्र के साथ व्यापार कर रहे हैं, जहां से आने जाने में बहुत समय लग रहा था, ऐसे में कैश लेकर के चलना जोखिम भरा हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड में लोगों ने हुंडी का यूज किया। हुंडी क्या होता है? एक परपत्र होता था, एक जिसके ऊपर जो मर्चेंट होता था, मर्चेंट के द्वारा वो दिया जाता था, और फिर वो हुंडी लेकर के वो अपने स्टेट आते थे, और एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट को दिया जाता था हुंडी को, और वो फिर अपने देश आते थे, अपने देश या अपने स्टेट आते थे, फिर उसको जो है कैश में कन्वर्ट करवा लेते थे। तो ये जोखिम भरा होता था। अगर रास्ते में कोई डकैती होती थी या फिर कुछ भी रोबरी वगैरह हो जाए तो वो हुंडी का कोई वैल्यू नहीं रहता था, क्योंकि हुंडी लेके जाकर के उसको कैश में तो कन्वर्ट करवा नहीं सकता। अगर वो ऐसा करवाएगा
तो वो पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हुंडी सिस्टम ट्रेड में काफी ज्यादा फेमस था। इसमें जो धन है या फिर जो पैसे है उसका हस्तांतरण तो जो है वो रिटन फॉर्म में किया जाता था, कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता था। लाइक चेक की तरह ना, हम अगर मेरे को आपको 10,000 रुपए देने तो मैं एक चेक बना के आपको दे दूंगी, आप बैंक से जाकर के उसको कैश ले आओगे। इसी तरीके से हुंडी होती है, मर्चेंट्स के पास जाते हैं, हम वस्तुएं देते हैं उनको, वो हमें एक हुंडी बना के देता है, एक प्रपत्र तैयार करके देता है रिटन फॉर्म में, फिर उसको हम बाद में जाकर के कैश करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में ये काफी ज्यादा सेफ और इजी माना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र के रूप में मंदिर, यानी जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती थी उनके जो सेंट्रल पॉइंट के रूप में टेम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि टेम्पल ना केवल पूजा का स्थान था बल्कि वहां पे बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती थी, वहां पे एजुकेशन दिया जाता था, सोशल लाइफ से रिलेटेड थी, वहां पे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी मुख्य रूप से होती थी। शासक जो है, बड़े बड़े जो राजा होते थे, मंदिरों को बड़े लेवल पर जमीन दान में दिया करते थे, जमीन दान में, इसके अलावा धन दान दिया करते थे। मंदिर जो है वो जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, उनके लिए सिंचाई का प्रबंध, इरिगेशन का प्रबंध करवाते थे। सड़कें बनवाना, धर्मशाला बनवाना और अन्य जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना होता था, ये सारा काम जो है मंदिरों के द्वारा किया जाता था। और इसके अलावा जो मंदिर होते थे वो ट्रेडर्स को ऋण देने का काम, यानी पैसे उधार देने का काम भी करते थे, जिससे आंतरिक यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड को काफी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जो टेम्पल है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि टेम्पल ना केवल पूजा पाठ की जगह थी बल्कि यहाँ पे एजुकेशन, सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल एक्टिविटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। राजा जो है वो लैंड और वेल्थ दोनों डोनेट करते थे टेम्पल को समृद्ध बनाने के लिए। टेम्पल जो है वो इरिगेशन सिस्टम हो गया, रोड्स हो गए, शेल्टर हो गया, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा टेम्पल जो है वो लोन भी प्रोवाइड करते थे ट्रेडर्स को, ताकि ट्रेडर्स जो है वो अच्छे से ट्रेड कर सके। इससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड को काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो ये है आपका पूरा चैप्टर जिसमें हमने पूरे मुगल एम्पायर को अच्छे से डिस्कस किया, साथ ही साथ मुगल एम्पायर और जो दिल्ली सल्तनत है दोनों की लाइफस्टाइल, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की इकोनॉमी को भी अच्छे से समझा। जनजातीय विद्रोह में हमने अहोम को अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से समझा। इसके अलावा हमने सिख संप्रदाय के बारे में भी पढ़ा कि खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई। तो इन सब चीजों से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है रीशेपिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये काफी हद तक सही है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया के ऊपर बाहर विदेशों का इन्वेड हुआ, बाहर से इन्वेड हुआ, आक्रमण हुआ, वैसे वैसे इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। मुगल्स की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो इन सब ने अलग अलग नगरों को, अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर जीता और अपने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया, जिससे हम अगर इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखें तो हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है इसका पुनर्निर्माण हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर, पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे दोबारा जरूर पूछेगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो काफी लेंदी हो गई है, ऑलमोस्ट 43 मिनट्स की हो गई है, तो इसे आप जरूर देखिएगा और समझिएगा। मैंने एक एक पार्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का कुछ भी ना छूटे और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप दिल्ली सल्तनत नहीं समझेंगे तो आपको मुगल समझ नहीं आएगा, और अगर मुगल समझने बैठेंगे तो उससे उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इकोनॉमिकल, सोशल सारी चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए सारी चीजें समझना इसलिए जरूरी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। तो आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।